we covered taiga, Laurentian type of climate. Okay, so today we are going to cover taiga type of climate and coniferous forest lumbering. I think some of the part of the taiga climate is already covered, but we will revise those part. And after that, we will cover last part of our session, that is tundra climate. Okay, so last part is the tundra or polar climate. ठीक है. So last lecture में हमने कुछ पार्ट कवर किया था तैगा का, that is also known as boreal type of climate, Siberian type of climate, cool temperate continental climate. Okay, so ये पार्ट कवर हुआ था. देन उसके बाद हमने देखा था कि उसके एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है तैगा का, वो भी देखा हमने. फ्रॉम अलास्का टू द एग्जैक्टली पैसिफिक के ईस्ट तक हम जनरली बोल सकते, तो वो एरिया यहाँ पे कवर हुआ था हमारा. एंड फ्रॉम जनरली लैटिट्यूड्स अगर देखा जाए तो 50 to 70 कवर किया है. देन स्कैंडिनेवियन पार्ट भी इसमें कवर होता है. देन मोस्ट ऑफ द रशिया का पार्ट, ये कुछ पार्ट्स हमने देखे थे. ठीक है, सो आई थिंक ये पार्ट कवर होता है. देन टेम्परेचर भी हमने कवर किया था कि मोस्ट ऑफ द टेम्परेचर एक एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस तक मैक्स पहुंच सकता है. बट अदरवाइज अगर देखोगे तो आप टेम्परेचर मैक्सिमम टाइम बिलो 0 डिग्री, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है. ओके, सो -20 -30 तक टेम्परेचर यहाँ पे पहुंच सकता है जब ब्लिजार्ड या फिर ब्लिजार्ड हमने कवर किया था. एंड सेकंड था कि बुरान, अगर इनके इम्पैक्ट हो गए तो टेम्परेचर विल बी ड्रॉप बाय ऑलमोस्ट 50 to 60 -30-40 डिग्री सेल्सियस तक भी यहाँ पे पहुंच सकता है. ठीक है, सो सम ऑफ द वर्स्ट प्लेसेस, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं कि लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड प्लेसेस कुछ ऐसे यहाँ पे मेंशन है, वर्कोयास एक्सेट्रा. सो ये भी एक इम्पोर्टेंट होगा. देन ब्लिजार्ड एंड बुरान का रोल कैसा है वो भी हमने कवर किया है. ठीक है, एंड नेक्स्ट हमने प्रेसिपिटेशन भी देखा था. प्रेसिपिटेशन मोस्टली 30 to 60 मैक्स इतना ही यहाँ पे रेनफॉल होगा, या फिर इन द फॉर्म ऑफ द स्नोफॉल होगा. ठीक है, सो ये कुछ पार्ट देखा था. देन वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, समर मैक्सिमा, कन्वेक्शनल रेन इन मिड समर, है ना, -15 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस, ऐसे कुछ वेरिएशंस हो गए. देन मैरीटाइम इन्फ्लुएंस यहाँ पे होगा क्या तैगा पे? तो नहीं होगा. सो जस्ट रिमेम्बर दैट कि मैरीटाइम इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज वी आर looking for the taiga type of climate, and taiga is the continental climate. Okay, so continental climate and not the maritime climate. So वो एक पार्ट हमने कवर किया था. Then in winter the precipitation in the form of the snow and as mean temperature are well below the freezing time all the time. Okay, so ये भी हमने कवर किया. एंड आप बायोम वाइज देखोगे या फिर रेनफॉल वाइज देखोगे तो सबसे ज्यादा रेनफॉल हमने देखा है कि रेन फॉरेस्ट रीजन्स में होता है. उसके बाद सम ऑफ द टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में पॉसिबल हो सकता है. उसके बाद ग्रासलैंड होगा या फिर टुंड्रा, सॉरी ग्रासलैंड के पैरेलल हम तैगा को कंसीडर कर सकते हैं. एंड तैगा इज द मोर इम्पोर्टेंट फॉर द अगेन फॉर द CO एज अ CO2 सिंक, बिकॉज आफ्टर द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इट इज द second largest forest cover in the world. Okay, so इसलिए ये important है. ये टाइप का अगर आप फॉरेस्ट देखोगे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज इट इज अ डेंस फॉरेस्ट, डेंस टाइप में आता है ये. एंड जस्ट ओनली क्या है कि यहाँ पे प्योर स्टैंड में दिखेगा आपको. जैसे कि इक्वेटर से अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो इक्वेटर में क्या है कि वैरायटी ऑफ द फॉरेस्ट होगा, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रीज यहाँ पे अवेलेबल होंगे, नॉट इन द प्योर स्टैंड. प्योर स्टैंड मीन्स क्या है कि एक ही स्पीसीज यहाँ पे क्या है, एक ही ट्री की स्पीसीज मल्टीपली ग्रो हुए, है ना, तो उसको हम प्योर स्टैंड कहते हैं. तो प्योर स्टैंड कहाँ पे होता है कि कॉनिफेरस ट्रीज या फिर तैगा फॉरेस्ट में अवेलेबल होता है. इक्वेटर पे डाइवर्सिटी होती है, नॉट इन प्योर स्टैंड बट इन डाइवर्सिटी. ओके, so that is the difference between pure stand and diversity. So natural vegetation में हमने कवर किया था कि सब आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट, एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी पॉसिबल है. एंड ग्रेट कंटिन्यूस बेल्ट अक्रॉस द नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये भी कवर हुआ था हमारा. एंड सम पार्ट ऑफ द कन्फाइन टू द नॉर्थर्न यूरोप, स्वीडन एंड फिनलैंड. मीन स्कैंडिनेवियन पार्ट में भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन है. प्लीज इतना याद रखो कि फ्रॉम स्कैंडिनेवियन टू सेंट पीटर्सबर्ग एंड फ्रॉम दीज नॉर्दर्न पार्ट like Russia, Siberia, entire Siberia, central, western and eastern Siberia region and major Alaska part. ठीक है, so harsh climate कहाँ पे होगा, more cold climate तो रशिया में, because land stage, west to east stage continentality effect is higher in the Russia part, so that's why more harsh climate, more negative temperature, etc. Those factors are more active in the Russian part, okay, as compared to the Alaskan part.
सो नेक्स्ट हमने देखा है कि however there are small amount of coniferous forests. Yes, definitely coniferous forests are widely distributed in many latitudes except equatorial region. ठीक है, बट लोकेशन उसका अदर एक कंडीशन क्या होती है कि वहां पे हाई अल्टीट्यूड्स होने चाहिए. हाई अल्टीट्यूड माउंटेन्स लाइक हो गए, लाइक हिमालय. हिमालय का लोकेशन अगर आप देखोगे तो 30 डिग्री पे है, मीन्स नियर बाय ट्रॉपिक्स बोल सकते हैं हम, या जस्ट थोड़ा सा अबव द ट्रॉपिक्स है. तो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे होके भी यहाँ पे इंडिया इंडिया में या फिर ऐसे लैटिट्यूड्स में क्यों ये फॉरेस्ट हमको दिख रहा है, ताइगा टाइप ऑफ फॉरेस्ट, बिकॉज ऑफ द हाई अल्टीट्यूड्स. तो लो टेम्परेचर होगा तो ताइगा फॉरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो सकता है. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दैट कि वही यहाँ पे मेंशन किया है कि पोलैंड, ऑस्ट्रिया, इवन दो ये लोअर लैटिट्यूड्स में, बट हायर अल्टीट्यूड प्लेसेस है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या है, सेम आपको फॉरेस्ट दिख जाएगा. ठीक है, सो अलास्का अक्रॉस कनाडा इनटू लैब्राडोर, अप टू द लैब्राडोर आपको कवर करना है. देन कॉनिफेरस के कुछ लिटिल मॉइस्चर एक्सेट्रा सब आर्टिक वगैरह पढ़ दिए, बट नॉट इंपॉर्टेंट. द ग्रेटेस्ट सिंगल बैंड, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो, ऑफ द कॉनिफेरस फॉरेस्ट इज द ताइगा. सो जस्ट रिमेंबर दैट रशियन वर्ड है ताइगा. वैसे मैंने वो शायद डिस्कस किया था आपसे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन साइबेरिया. तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट को साइबेरिया में ताइगा बोला जाता है. सो दैट्स व्हाई ये लार्जली वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन उसका ही है, ताइगा टाइप ऑफ फॉरेस्ट का. सो इसलिए इसको हम कॉनिफेरस के अलावा ताइगा ही क्लाइमेट ऐसे जनरली नेमिंग करते हो. ठीक है, वर्ल्ड में. सो ताइगा टाइप ऑफ फॉरेस्ट ये रशियन वर्ड है एंड ग्रेटेस्ट सिंगल बैंड ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. ओके, सो शायद हम यहाँ तक आए थे लास्ट लेक्चर में. सो अभी तक एक प्रॉपरली थोड़ा सा फास्ट स्कीम किया मैंने, बिकॉज ऑलरेडी कवर हुआ था ये पार्ट. सो नो अदर ट्रीज आर एज वेल एज एडेप्टेड एज द कॉनिफेरस to withstand such as a severe inhospitable environment as Siberian type of climate. So we are talking about the trees. ठीक है, so trees अगर देखे जाए तो अदर लैटिट्यूड्स पे ट्रीज प्रॉपरली ग्रो हो सकते हैं बिकॉज रेनफॉल है. हमने जितने भी मैरीटाइम क्लाइमेट देखा, ईस्टर्न मार्जिन, वेस्टर्न मार्जिन, और वी ऑलरेडी सीन सम डेसिडियस रीजन, सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड एक्सेट्रा. सो वहां पे प्रोबेबल कंडीशन है या फिर क्लाइमेट थोड़ा सपोर्ट करता है एंड थोड़ा भी रेनफॉल अगर वहां पे होगा तो प्रॉपरली ट्रीज ग्रो हो सकते हैं. बट ये क्लाइमेट में क्या है कि apart from the deficit rainfall, there is another condition that is a very low temperature. ठीक है, सो इतने लो टेम्परेचर में वो ट्रीज सस्टेन होने चाहिए. तो ऐसे इनहेबिटेबल या फिर इनहॉस्पिटेबल अगर एनवायरनमेंट बोलेंगे तो आप ऐसे पर्टिकुलर ट्रीज यहाँ पे ओनली ग्रो हो सकते हैं. ठीक है, सो वो जैसे कि पेपर पल्प इंडस्ट्रीज में अगर हम देखेंगे, सो फाइन होगा, स्प्रूस हो गए, पाइन है. ठीक है, सो ऐसे कुछ ट्रीज है, जैसे लार्च एक ट्री एक इम्पोर्टेंट है. सो आगे हम देखेंगे डॉकलस फॉर एक एग्जांपल हम इसमें बोल सकते हैं. तो देयर आर 4 मेजर स्पीसीज इन द कॉनिफेरस फॉरेस्ट, दैट इज पाइन फर. ठीक है, देन डॉकलस फर एक इसका एक बेस्ट एग्जांपल है. देन बाल्सन फर, स्प्रूस एंड लार्च. Okay, so pine fir, spruce and larch, those are the main important coniferous species of the trees, most important species of the trees. ठीक है, so those are the pine, fir, spruce and larch. ठीक है, so ये आपको देखना है वहाँ पे. then उसके बाद world's greatest softwood product producers are USSR means Russia, USA, Canada, then Scandinavian means Scandinavian का पार्टी कुछ countries and Finland, Sweden and Norway. So ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सॉफ्टवुड प्रोड्यूसर, फिर वो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री हो गए या फर्नीचर रिलेटेड होगा या फिर अदर कुछ पर्पस हो गए रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा. सो दीज कंट्रीज आर लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द वुड. ठीक है, वुड रिलेटेड जो भी प्रोड्यूस होगा तो उसमें टॉप में यही कंट्रीज है. ठीक है, सो यूएसए इज लीडिंग इन द प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ वुड पल्प. तो वुड पल्प का अगर पर्टिकुलरली आप प्रोडक्शन देखोगे तो यूएसए इज द लीडिंग फॉर दैट. ओके, and Canada is for the newsprint. Okay, so Canada is leading in the newsprint. Okay, accounting for almost half of the world's production, almost more than 50% या 50% के आसपास. तो ये अपने अपने मतलब यूएसए पल्प प्रोडक्शन, वुड पल्प प्रोडक्शन में देखोगे यार, कनाडा न्यूज प्रिंट के प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट 50% स्टैंड करते हैं. ओके, सो यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, देन मैचेस, पेपर, पल्प, रेयन एंड अदर केमिकल प्रोडक्ट्स. तो ऐसे मल्टीपल यूज है. सो जस्ट आप पेपर पल्प इंडस्ट्री या फिर फर्नीचर रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या जनरल आप न्यूज़पेपर के जो जनरली पेपर्स होते हैं तो उसका एक प्रोडक्शन देख सकते हो. तो ऐसे 2-3 भी अगर आप देते हो तो इट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ. ठीक है, सो ये आपको देखना है. देन नेक्स्ट होगा
अभी ये मोस्टली इनके हाउस जैसे हमारे सीमेंट के होते हैं, तो मोस्टली सीमेंट क्या होता है कि एब्जॉर्ब करता है, सन रेज भी एब्जॉर्ब करते हैं एंड मतलब कूलिंग इफेक्ट भी मेंटेन करता है। सो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर होगा वैसे वो हाउस पे इफेक्ट होता है। बट वुड क्या होता है कि हीट ट्रांसमिट नहीं होती, या फिर जो विंटर में हार्श विंटर्स होते हैं तो उतना कूलिंग इफेक्ट इनर साइड्स पे मतलब नहीं होगा, मतलब हीट अंदर के अंदर लॉक हो सकती है। सो जो कूलिंग इफेक्ट, तो दैट्स वाई उनके जो घर है तो मोस्टली वुडन वुडन पैटर्न में होते हैं। सो वुडन के घर होने की वजह से मोस्टली उनका मैक्सिमम मटेरियल जो यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में वुड का होता है, ठीक है। सो मैपल, जनरली वुड फेमस है उसके लिए। सो मैपल वुड वहां पे यूज किया जाता है। सो प्लीज गो फॉर दैट, थोड़ा सा गूगल भी किया तो भी आपको मिल जाएगा उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो ये देखो कुछ वुड के टाइप से, दैट इज अम्ब्रेला पाइन, ऐसे कुछ दिखते हैं आपको, ठीक है। देन सीडार लेबनन, ऐसे कुछ एक पार्ट है। कॉनिफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट के टाइप है ये। देन स्प्रूस ऐसे टाइप में दिखेगा आपको। शार्प होते हैं उनके, हमने स्कूल से पढ़ा है कि शार्प होते हैं। देन वैक्सी पैटर्न में होते हैं, बिकॉज स्नो वहाँ पे क्या है कि रिमूव होना चाहिए, या फिर स्नो के इम्पैक्ट जो है तो वो लीफ पे ना हो, इसलिए उनके वो हमने सब स्कूल में पढ़ा है। सो आई विल नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ दैट, ठीक है। सो हम हमारे पैटर्न से देखें, यूपीएससी के क्या इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, ठीक है। सो लार्ज एंड फर, ठीक है। सो ऐसे कुछ टाइप्स है एंड इनके स्पेसिफिकली आप देखो कि किसका बेनिफिट क्या है। यहाँ पे पाइन का भी एक बेनिफिट देख लो कि कौन सा कहाँ पे यूज होता है। सो एक जनरल इंफॉर्मेशन वहां पे रखना है आपको। देन coniferous forests are more uniform in height, yes, and grow straight and tall up to the height of the 100 feet approx. Okay, so there are four major groups of the coniferous, that is fir, pine, spruce and larch. Already हमने previous slide में cover किया. Then coniferous trees grow up instead of out and are of triangular shape, ठीक है। तो mostly triangular shape होते हैं, so that easily remove हो जाए जो भी snow वहाँ पे accumulate हुआ है वो. So prevent snow accumulation and also offer little grip to the wind. Okay, so because यहाँ पे wind flow higher होता है, blizzard हो गई या फिर बुरन होगा, उनकी स्पीड ज्यादा होती है। सो इसलिए स्टैंड होने के लिए ये प्रॉपर ऐसे कुछ उनका शेप होता है। देयर इज नो एनुअल रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू लीव्स एज इन द डेसिडियस ट्रीज, ठीक है। सो ऑलरेडी परमानेंट होता है ऑलमोस्ट 5 इयर्स के लिए कुछ, हाँ यस, द सेम लीफ रिमेन्स ऑन द ट्री एज फॉर एज लॉन्ग एज 5 years. So the needles have a waxy coating that helps reduce moisture loss in the cold weather, ठीक है। The narrow needle offer less surface area to the drying winds of winter, and food store trunks and barks is thick to protect the trees from the excessive cold. Okay, so soils are coniferous forest are soils of coniferous forest are poor, podzolized, excessively leached and very acidic. Okay, so ये एक important factor हमारे aspect से हो सकता है, यूपीएससी के aspect से, ठीक है। सो पॉडजोल एंड लैटोसॉल ऐसे कुछ पार्ट होते हैं। तो मोस्टली लैटोसॉल अगर आप देखोगे, लैटराइटिक सॉइल जिसको हम बोलते हैं, तो लैटोसॉल कहाँ पे आता है कि जैसे हमारा वेस्टर्न घाट है कि जहाँ पे हाइयर रेनफॉल रीजन है, या ओरोग्राफिक रेनफॉल जहाँ पे हाइयर लेवल पे होता है, वहाँ पे भी लीचिंग होता है। बट एसिडिटी वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा स्लाइटली कम होती है एज कम्पेयर टू दिस पॉडजोलिक सॉइल, ठीक है। वहाँ पे सिलिका कंटेंट हाइयर होता है। सो लैटोसॉल ये जनरली घाट रीजन या जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा है वो रीजन में होता है। एंड पॉडजोल अगर आप देखोगे तो माउंटेनियस रीजन लाइक शिवालिक या फिर मिडिल हिमालयज में आप पॉडजोलिक टाइप ऑफ सॉइल देखोगे, ठीक है। सो यही टाइप की सॉइल आपको ताइगा में दिखेगी, दैट इज पॉडजोलिक टाइप ऑफ सॉइल। और यहाँ पे भी लीचिंग होता है, बिकॉज जब कभी स्नोफॉल होगा एंड मेल्टिंग वगैरह स्टार्ट होगा तो ड्यू टू सम स्लोप्स यहाँ पे क्या होता है, लीचिंग डोमिनेंट होगा। एंड सेकंड इज द वेरी एसिडिक टाइप ऑफ यहाँ पे सॉइल आपको दिखेगी, ठीक है। एवरग्रीन लीव्स प्रोवाइड लिटिल लीफ फॉल फॉर ह्यूमस फॉर्मेशन, and the rate of decomposition of the leathery needle in a region of such a low temperature is slow. Is definitely देखो ह्यूमस कंटेंट हाइयर कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे होता है, बिकॉज जो भी वेदरिंग एक्टिविटीज है या फिर वी कैन से जो भी डेसिडियस फॉरेस्ट का कवर होगा तो वो वहां पे ज्यादा है। एंड सेकंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या फिर जो हम ऑर्गेनिजम्स या इंसेक्ट्स होते छोटे, तो उनकी ग्रोथ कंपैरेटिवली इक्वेटर पे ज्यादा होती है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या है कि ओवरऑल वेट ही कम होता है, बिकॉज ड्यू टू दिस लैकिंग कंडीशन, ठीक है। सो यहाँ पे रेट क्या होगा कि जैसे डिकम्पोजिशन ह्यूमस कंटेंट यहाँ पे कम होता है एज कम्पेयर टू द इक्वेटर। So all above mentioned factors along with the absence of direct sunlight and short duration of summer are determine the growth of much undergrowth. Okay, so इसलिए यहाँ पे ये एरियाज में उतनी ग्रोथ नहीं दिखेगी आपको। इवन दो सॉइल का जो लेयर होता है तो कंपैरेटिवली इक्वेटर से कंपैरिजन में क्या होगा, थोड़ा सा स्लाइटली लेस होगा, ठीक है। सो वो एक आपको याद रखना है।
एंड हाँ, वैसे एक तो देखा जाए तो इक्वेटर पे भी कंपैरिजन अगर आप करते हो कि ट्रॉपिकल मानसून एरिया या विद इन द ट्रॉपिक्स ऐसे कुछ एरिया कंसिडर किया आपने, देन टेम्परेट एरिया कुछ कंसिडर किया विद इन मींस टेम्परेट विद इन टेम्परेट लैटिट्यूड्स, and you go if you go exactly toward the 90 degree north and 0 degree. So यहाँ पे डोमिनेंट क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री पे अगर हम कंसिडर करते हैं, सो हाइयर रेनफॉल है तो लीचिंग भी उतना ही एक्टिव होगा, तो वहां पे भी सॉइल हमने उस दिन का मतलब फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि वहां पे भी लीचिंग बहुत ही हाइयर लेवल पे होता है, सो इसलिए वहां पे सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है। सो वो भी याद रखना, सिमिलरली यहाँ पे भी होता है। सो विद इन ट्रॉपिक्स या फिर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में सॉइल एक आपकी अच्छी पैटर्न में मिल जाएगी, ठीक है, बिकॉज सीजनल रेनफॉल होता है, ओके। So agriculture development conifers are limited in the in species with the pine, spruce, fir predominant in the northern forest, while larch predominant in the warmer south. ऐसे कुछ areas है, ठीक है। So though they occur in homogeneous group, not mixed as a tropical forest. ये सबसे important है, ये मैं भी statement में पूछ सकता हूँ, ठीक है। Which save cost and time and enhance the commercial value of felled timber. मतलब similar type of यहाँ पे अगर forest होगा, so it is going to be easy to cut down the similar means जिसके benefit होगा, like pine के अगर हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में यूज करना है एंड सब यहाँ पे पाइन ही है अगर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमको इजीली कटिंग के लिए ये इजी जाएगा, मतलब यू डू नॉट हैव टू सेलेक्ट द ट्रीज फ्रॉम दिस ग्रुप, ओके। सो ये एंटायरली हमको कट डाउन करना है। सो ऐसे कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए प्योर स्टैंड ये बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। So coniferous forests are felled and transported to the sawmills for the extraction of temperate soft wood and form the basis of lumbering industry and is used for the variety of purpose etc. ठीक है। सो ऑलरेडी हमने ये कवर किया है कि कैसे इंडस्ट्री तक ये पहुंच जाता है या फिर कैसे वाटर या फिर रिवर के बेसिन में कैसे इनको स्प्रेड किया जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो ऑफ द रिवर एग्जैक्टली ये कैसे इंडस्ट्रीज तक पहुंचते हैं, तो ऑलरेडी हमने वो कवर किया है, ठीक है। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री इन विच यूएसए कनाडा आर लीडिंग एक्सपोर्टर, इवन दे एक्सपोर्ट, ठीक है। सो पेपर एंड pulp industry USA and Canada is leading, ठीक है। Industrial raw material used for the various industrial products such as matches which form a major export item in Sweden, ठीक है। तो ये स्वीडन में भी सिमिलर एक्टिविटी आपको दिखेगी ताइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट में। स्वीडन मींस स्कैंडिनेवियन कंट्री भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। देन फॉर मेकिंग प्लाईवुड्स आल्सो, ये प्लाईवुड का भी एक इंपॉर्टेंट यूज है, मींस फर्नीचर रिलेटेड, हार्डबोर्ड्स, फर्नीचर, टॉयज, प्लैंक्स, देन पैकिंग केसेस एक्सेट्रा, डिफरेंट बॉक्स के भी पैकिंग केसेस होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है। सो एग्रीकल्चर यहाँ पे मोस्टली कोई क्रॉप वगैरह तो नहीं होगा, बिकॉज इतने कम टेम्परेचर में कोई क्रॉप सस्टेन, एग्रीकल्चर क्रॉप सस्टेन ही नहीं करेंगे। सो मेजर एक्टिविटी उनकी वही है कि फॉरेस्ट रिलेटेड जो बेनिफिट्स हो गए एग्रीकल्चर फॉरेस्ट रिलेटेड, तो वो बेनिफिट्स वो मतलब मोस्टली यहाँ से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर मेकिंग मेनी केमिकल प्रोसेस आर्टिकल्स सच एज रेयन, टर्पेंटाइन, पेंट्स, डाइज, वुड अल्कोहल, देन डिसइंफेक्टेंट एंड कॉस्मेटिक्स, ये भी कुछ अदर यूज है यहाँ के फॉरेस्ट के, ठीक है। जो टैपिंग ऑफ फर बियरिंग एनिमल्स, तो ये एक एनिमल रिलेटेड हम एक्टिविटीज पे और देखेंगे कि जैसे डिफरेंट फर बियरिंग एनिमल्स होते हैं तो उनको वो ट्रैप करते हैं, कैप्चर करके फिर उनका फर मतलब मोस्टली फर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो इज प्रैक्टिस ऑन द लार्ज स्केल ऑफ एक्सट्रैक्ट करते हैं, सॉरी एक्सट्रैक्टिंग फर व्हिच फेचेस हाई प्राइस, ओके। सो दैट इज द थिंग, एंड ओनली in more shelter valleys and land bordering the steppes are some cereals like barley, oats and rye, ऐसे कुछ एकदम सिलेक्टिव आपको कुछ एरियाज पे यहाँ पे आपको, जैसे ये स्टेपीज के मीन्स हम तैगा देख रहे तो सदर्न स्लोप्स पे मीन्स सदर्न एंड पे वहां पे थोड़ा सा फेवरेबल क्लाइमेट अगर सपोर्ट करता है, तो इन पर्टिकुलर सीजन यहाँ पे बार्ले, ओट, राय एंड रूट क्रॉप्स लाइक पोटैटो आर रेज फॉर द लोकल नीड्स, ओके। सो उनके बस उनके खुद के कंजम्पशन के लिए उतना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके, नॉट इन द लार्ज स्केल, ओके। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ एग्रीकल्चर बेनिफिट्स एक्सेट्रा। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अभी तक हमने क्या दिखाया, तो थोड़ा सा फास्ट रिवाइज करते हैं। तो देखो ताइगा रीजन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सो दोज आर, सो ट्रैपिंग मींस क्या होता है कि फर बियरिंग एनिमल्स आर ट्रैप्ड इन नॉर्दर्ली लैंड्स फॉर द कनाडा ऑफ द कनाडा एंड यूरेशिया, ऐसे कुछ। देन उसमें मस्कैट, एरमाइन, ऐसे कुछ स्पीसीज आते हैं, मिंक, सिल्वर फॉक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर बियरिंग एनिमल्स।
सो आज का ये होमवर्क है, आपको देखना है, जस्ट देखना है, कुछ नहीं, गूगल करना है कि ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स है, तो उनके एग्जैक्टली फर बियरिंग कैसे होते हैं वो देख लेने का, ठीक है। To ensure a more regular supply of furs, many furs farms have been established in the Canada and Siberia. ठीक है, so ये थोड़ा सा रिसर्च कर लो एक बार. Then lumbering is the most important activity in the taiga region. So this is the most important occupation of the Siberian type of climate. Lumberjacks, river for transportation. ये एक अलग सा फीचर आपको ऐड करना है जब कभी आप आंसर लिखोगे. So river is used for the, मतलब natural resource is used for the transportation of this wood to the main wood related industries. ठीक है, तो wood related जो भी manufacturing या फिर processing industry होगी तो वहाँ पे मोस्टली रिवर का बेनिफिट लिया जाता है. द सॉफ्टवुड लॉग्स इजीली फ्लोट ऑन रिवर, हेंस द रिवर आई यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स टू द सॉमिल्स लोकेटेड डाउन द स्ट्रीम. ठीक है, तो मोस्टली ये सॉमिल्स को डायरेक्टली रिवर के हेल्प से हम प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, सॉ मिलिंग, लॉग्स आर प्रोसेस्ड इन सॉ मिल्स into a timber, plywood and other constructional woods. Okay, so paper and pulp industry, timber is pulped by both chemical and mechanical means to make a wood pulp, and wood pulp is the raw material for paper making and newsprint. ठीक है, so wood pulp का ही बेनिफिट किसके लिए होता है कि जो पेपर होते हैं ना हमारा न्यूज़पेपर, तो उनका ये रॉ मटेरियल एंड उसके ही हेल्प से क्या है कि पेपर के जो मेन पेपर है, मींस हमारा न्यूज़पेपर होता है, तो उसके प्रिंट्स सॉरी उसका पेपर एक्चुअली वहां पे विद द हेल्प ऑफ दिस वुड पल्प क्रिएट करेंगे. ठीक है, सो दैट इज द थिंग. सो एज अ फ्यूल, वेरी लिटिल सॉफ्टवुड इज बर्न्ड एज अ फ्यूल एज इट्स इंडस्ट्रियल यूज आर फार मोर सिग्निफिकेंट. ठीक है, सो मोस्टली इंडस्ट्रियल एरियाज में होता है एंड दीज कंट्रीज आर मोस्टली इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज है यहाँ पे मोस्टली. सो इसलिए यहाँ पे क्या है कि वुड एज अ मतलब जो उनके पर्पस है कि जैसे डोमेस्टिक पर्पस के लिए ज्यादातर दिखेगा आपको कि घर को वार्म रखने के लिए बहुत सारे मूवीज में देखते हैं ना, उनके घर के अंदर ही कुछ यहाँ पे बॉनफायर लाइक होता है. सो वो उसका ही मैक्सिमम उतना ही यूज होगा, बट फूड वगैरह कुछ बनाने के लिए तो नॉर्मली गैस वगैरह अवेलेबल होते हैं. तो ठीक है, सो वेरी लिटिल सॉफ्टवुड इज बर्न्ड एज अ फ्यूल, बट इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए ज्यादा होगा एंड थोड़ा सा हल्का सा डोमेस्टिक पर्पस के लिए होता है, डिफरेंटली वार्मिंग इफेक्ट के लिए. सो एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन स्वीडन, मैचेस फॉर्म अ मेजर एक्सपोर्ट आइटम. ठीक है, सो स्वीडन में सबसे ज्यादा वो मैच बॉक्स होता है ना, मैच बॉक्स. ठीक है, सो उसका प्रोडक्शन हायर होता है एंड सेकंड वो एक्सपोर्ट भी करता है. सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ताइगा रीजन. ठीक है, सो आई होप आपको ताइगा क्लियर है. सो ताइगा बस एक फास्ट में याद रखो कि ताइगा इज कन्फाइंड टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज कोई लैंड पार्ट इतना एक्सटेंसिव नहीं है. एंड ये इम्पैक्ट मतलब ये एरिया एक्चुअली दो ही कॉन्टिनेंट पे दिखेगा आपको, नॉर्थ अमेरिका एकदम नॉर्दर्न पार्ट में एंड इन यूरेशियन पार्ट, यूरेशिया के नॉर्दर्न पार्ट में. ठीक है, बट एकदम प्रॉपरली अगर ताइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे यूरेशिया में अवेलेबल है. ठीक है, सो वो एक हमने देखा है. देन उसके बाद ब्लिजार्ड एंड बुरान के इम्पैक्ट्स देखो कि विंटर में हायर इम्पैक्ट है, वेरी हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, वो भी एक होगा यहाँ पे. ठीक है, देन रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ये भी एक फैक्टर याद रखो, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. ओके, सो टेम्परेट साइक्लोन इज द अनदर फीचर. टेम्परेट साइक्लोन या एंटी साइक्लोन जिसको हम बोल सकते हैं, या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, सब एक ही वर्ड है. ठीक है, सो दोज टेम्परेट साइक्लोन अगेन आर द फीचर ऑफ दिस रीजन. ठीक है, and this temperate cyclone is created by the depression of the high pressure, not because of the low pressure. high pressure से ये create होते हैं. so evergreen coniferous forest, उसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे. जूनिपर एक ऐड कर दो, स्प्रूस, बर्च, सॉफ्टवुड्स इन प्योर स्टैंड. ये प्योर स्टैंड वर्ड आना चाहिए आपके आंसर्स में. ठीक है, प्योर स्टैंड. सो ताइगा में डिफरेंट आपको ताइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट में अगर कुछ वेटलैंड एरियाज है यूरेशिया के पार्ट में या फिर रशिया के साइबेरिया पार्ट में, सो वेटलैंड रीजन में आपको मल्टीपल ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज दिखेगी एंड कंपैरेटिवली तो कम है कि जैसे इक्वेटर पे जितने बायोडाइवर्सिटी उतने तो नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ बायोडाइवर्सिटी एक्टिव रीजन हो गए. ओब, येनिसी, यर्तिश, रीना, लेना, कुछ ऐसे रिवर्स है, तो वो रिवर्स आपको देखना है. एंड सेंट लॉरेंस रिवर इन वैनकूवर एंड सेंट लॉरेंस रिवर इन कनाडा के कुछ पार्ट, तो वो एरियाज थोड़ा सा एक बार देख लो बस. सो फर बियरिंग एनिमल, वार्म ब्लडेड एंड मस्क्रैट, मिंक, सिल्वर फॉक्स, ऐसे कुछ एनिमल्स है. एंड ताइगा लिमिटेड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स ऑलरेडी देखा है. हार्ड वेदर है एग्जैक्टली, सो दैट्स इट. ठीक है, सो हमने देखा है अभी तक ताइगा टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ये कवर होता है आपका
एंड अभी लास्ट क्लाइमेट हमारा बचा है एंड दैट इज टुंड्रा पोलर क्लाइमेट और वी कैन से द आर्टिक क्लाइमेट. लास्ट क्लाइमेट इज द आर्टिक क्लाइमेट. ओके, सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं एंड छोटा सा ही पार्ट है एंड उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल ऑल क्लाइमेट के बारे में. ठीक है, सो लास्ट इज द टुंड्रा क्लाइमेट, दैट इज पोलर क्लाइमेट. ये पिक्चर देख के आपको समझ रहा होगा थे ना कि देयर इज नो ट्री, नो ग्रास, nothing is there, nothing can grow over here because of the harsh climate. Okay, so very low temperature, mostly 0 डिग्री के नीचे ही इसका टेम्परेचर होगा. हार्डली कोई मंथ होगा कि जहाँ पे थोड़ा सा 0 डिग्री क्रॉस कर सकता है एंड मैक्सिमम अप टू 4 to 5 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो तब थोड़ा सा हल्का सा मेंटेन होगा एट द समर सॉलिस्टाइस. ये तो आपको अभी पता है इसलिए मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि समर सॉलिस्टाइस में थोड़ा सा यहाँ पे जो सन है, सन का अगर लोकेशन देखोगे तो कंटिन्यूसली एट द हॉरिजॉन दिखेगा आपको. ठीक है, फॉर द 3 to 4 months तो कंटिन्यूसली हॉरिजॉन पे लोकेशन होता है एंड हॉरिजॉन पे ही ये रोटेट करते रहता है. ठीक है, सो वो आपको याद रखना है, कंटिन्यूसली एट द हॉरिजॉन, नॉट ओवरहेड. तो कभी यहाँ पे सन आता नहीं है. ठीक है, सो वो जस्ट रिमेम्बर दैट थिंग एंड कंटिन्यूसली स्पार्सली यहाँ पे सन रेज स्पार्सली या फिर एकदम एक इंक्लाइंड एंगल पे स्प्रेड होते हैं. सो ये एरिया कभी ज्यादा उतना हीट नहीं होता. ओनली 3 to 4 months ये शेडेड होता है इन द समर सॉलिस्टाइस. आर्टिक सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं. इन द समर सॉलिस्टाइस क्या है कि एक 3 to 4 month हार्डली ओपन होगा, तो तभी यहाँ पे थोड़ा सा हैबिटेबल एरियाज बन जाते हैं एंड वो 3 to 4 मंथ में जो भी उनका टूरिज्म होगा या डिफरेंट उनके हंटिंग होगा या फिर जो भी कुछ प्रोड्यूस करने वाले या वो एरियाज में आप मतलब इस लाइक कलेक्ट करके रखने वाले हो, वो 3 to 4 मंथ ही कर सकते हो. और आफ्टर 4 to मतलब दिस 3 to 4 मंथ जो भी रिमेनिंग 6-7 मंथ्स है, तो वो टाइम पे वो जनरली मतलब हाउस में ही रहते हैं बिकॉज उनका वहां पे टेम्परेचर 30 -40 -50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है. ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे मेजर कोई तो एक्टिविटी होती नहीं है. बट इन रिसेंट टाइम यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहे बिकॉज ऑफ द सम गोल्ड कुछ डिपॉजिट्स मिले या फिर कुछ नेचुरल गैस डिपॉजिट्स है, शेल गैस डिपॉजिट्स है. सो ऐसे कुछ मतलब ये एरियाज में एक्सप्लोरेशन अभी स्टार्ट हो रहा है. सो एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू get maximum resources from over this tundra region. ठीक है, so tundra एक हमको देखना है and it is the part of the Arctic circle. Arctic circle means 90 degree north to 66.5 ये एरिया है. सो सिमिलरली इसको अंटार्कटिक क्यों मतलब अंटार्कटिक टुंड्रा में अंटार्कटिक भी आएगा. आर्टिक क्लाइमेट जनरली हम कन्फाइंड बोलते हैं बिकॉज वहां पे थोड़ा सा एटलीस्ट हैबिटेशन एक्सेप्ट है. बट अंटार्कटिक में कोई हैबिटेशन नहीं है, हार्डली कोई रिसर्च एक्टिविटी वहां पे चलती है. ठीक है, आपने साइंस एंड टेक में वगैरह या फिर करंट्स में तो पढ़ा ही होगा, हमारे डिफरेंट स्टेशन है तो उसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा. ठीक है, बट याद रखना कि अंटार्कटिका में उतना कुछ हैबिटेशन नहीं है या बिकॉज सराउंडिंग में अगर एंटायर वाटर बॉडीज है, मीन्स पैसिफिक होगा या सदर्न ओशन है, अटलांटिक ओशन है. सो कोई मतलब कभी ह्यूमन सेटलमेंट वहां पे स्टेज नहीं हो पाया. ठीक है, सो दैट इज द थिंग कि यहाँ पे भी वैसे क्या आर्टिक में रहने लायक प्लेसेस नहीं है. बट क्या हुआ है कि ओवर द टाइम साइबेरियन पीपल्स मतलब वहां तक एक्सटेंड हो रहे थे, मीन्स आर्टिक सर्कल तक या फिर कैन से द टुंड्रा रीजन तक एक्सटेंड हो रहे थे. ठीक है, सो बिकॉज लैंड का थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है. बट यही अगर हम साउथ में देखेंगे तो लैंड का कोई पार्ट ही कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, तो वो आप अगर आर्टिक को देखोगे तो कोई पार्ट लैंड का कनेक्टेड नहीं है, इट इज एंटायरली कनेक्टेड बाय द वाटर. ठीक है, सो कभी ये हैबिटेशन वहां तक एक्सटेंड ही नहीं हो पाया. ठीक है, एंड अगेन टेम्परेचर तो बहुत ही कम है, सो इसलिए कोई वहां पे हैबिटेशन नहीं है. ठीक है, सो लेट्स सी ऐसा क्यों होता है. तो देखो सनरेज यहाँ पे एकदम स्लांटिंग होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, लार्ज एरियाज या फिर एग्जैक्टली हमारा 6 AM एंड 6 PM का जो टाइम होता है जनरली मतलब सनराइज एंड सनसेट का, तो वो टाइम कंटिन्यूसली अगर वहां पे होगा तो टेम्परेचर कैसे वहां पे इंक्रीज होगा. सो दैट्स व्हाई ये लोकेशन में ऐसे टाइप का जो हमारा मैंने 6 AM 6 PM टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है. ठीक है, या टाइप ऑफ जनरली टेम्परेचर होगा या फिर कंडीशंस होगी, तो वो थ्रू आउट द ईयर होती है. ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या है बहुत ही कम है. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली ओवरहेड सन होता है ऑलमोस्ट फॉर द 4 to 6 आवर्स. हम बोल सकते हैं कि एक ऑलमोस्ट नियर बाय ओवरहेड होता है. ठीक है, मींस 12 to 4 टेरेस्ट्रियल हीटिंग जिसको हम बोलते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो होता है, वैसे हीटिंग ही होती नहीं है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे कम होता है. सो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं चलो. ठीक है, फाउंड इन द रीजन ऑफ नॉर्थ आर्टिक सर्कल एंड साउथ अंटार्कटिक सर्कल.
ठीक है, आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट और वी कैन से द टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन अंटार्कटिक आल्सो। जैसे तैगा सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कन्फाइंड था, तो टुंड्रा सदर्न हेमिस्फीयर में भी मिलेगा, बिकॉज एकदम एक्सट्रीम साउथ में अगर आप देखोगे तो टुंड्रा क्लाइमेट आता है, मीन्स जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, मीन्स कोई फॉरेस्ट नहीं है, बट स्मॉल ग्रास लाइकेन्स हो गए या मॉसेस हो गए तो वो ग्रो हो सकते हैं, तो यस डेफिनेटली वो अंटार्कटिका में ग्रो होते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे कुछ पोलर बियर्स वगैरह भी आपको दिख जाएंगे। सो अंटार्कटिक भी आपको इंक्लूड करना है इसमें, जस्ट रिमेंबर दैट, जैसे आर्टिक के साथ आपको अंटार्कटिक भी इंक्लूड करना है, ठीक है। सो आइस कैप्स आर कन्फाइंड टू द हाईलैंड्स एंड हाई लैटिट्यूड्स रीजन्स ऑफ द ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिक। हाई लैटिट्यूड की बात चल रही है यहाँ पे, हाई लैटिट्यूड। सो हाई लैटिट्यूड मीन्स क्या होगा कि नियर टू द 90 डिग्री, तो ग्रीनलैंड सदर्न पार्ट में भी आएगा एंड नॉर्दर्न पार्ट में भी आता है, मीन्स दो टाइप के क्लाइमेट हो गए यहाँ पे, थोड़ा सा हल्का सा टाइगा क्लाइमेट भी मिलेगा, मैरीटाइम भी क्लाइमेट मिलेगा। सो हायर लैटिट्यूड मीन्स क्या, मोर नॉर्थवर्ड, ओके। सो इसलिए ग्रीनलैंड यहाँ पे याद रखना बस उतना। तो हाई लैटिट्यूड्स ऑफ द ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका ऑल्सो, ठीक है। इन द सदर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिका इज द ग्रेटेस्ट सिंगल स्टेज ऑफ द आइस कैप। द लोलैंड्स, coastal strip of Greenland and the barren ground of northern Canada, ठीक है, barren ground of the northern Canada, अलास्का भी एक आपको एंटर, मतलब अलास्का भी आप इसको कंसीडर करना है, देन द आर्टिक सीबोर्ड ऑफ यूरेशिया एंड हैव द टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। सो देखो किसके किसको हमने इंक्लूड किया यहाँ पे, दैट इज द आर्टिक रीजन, देन अलास्का का एकदम नॉर्दर्न पार्ट, कनाडा का एकदम नॉर्दर्न पार्ट आएगा, अलास्का का नॉर्दर्न पार्ट, देन हाई लैटिट्यूड्स अगेन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड एंड नेक्स्ट क्या होगा कि सेम सिमिलरली हमको क्या देखना, और कि जैसे रशिया का भी एकदम नॉर्दर्न पार्ट आएगा, उसमें आर्टिक सर्कल के कुछ एरियाज आएंगे, ठीक है। सो एंटायरली वो पार्ट हमने लिए। द लोलैंड्स विद अ फ्यू मंथ आइस फ्री हैव टुंड्रा वेजिटेशन, ठीक है, मीन्स टुंड्रा में हल्का सा वेजिटेशन होगा, नॉट लाइक फॉरेस्ट एक्सेट्रा, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट छोटे स्मॉल ग्रासेस वगैरह श्रब्स वगैरह यहाँ पे ग्रो हो सकते हैं, बट इन द लो लैंड्स होंगे, ठीक है, जहाँ पे लो लैंड से मीन्स हाइट ज्यादा नहीं है, ऐसे कुछ लो लैंड्स एरिया हो गए, तो वहां पे फ्यू मंथ के लिए, ओनली फ्यू मंथ के लिए आइस फ्री हो सकता है एंड यू विल हैव द टुंड्रा वेजिटेशन, ओके। So they include the coastal strip of the Greenland, yes, and the barren grounds of the northern Canada and Alaska and the Arctic seaboard of Eurasia. Okay, so ये कुछ पार्ट हमने ऑलरेडी कवर किया है। So देखो टेम्परेचर कैसा होगा यहाँ पे, सो यस डेफिनेटली टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन 0 एंड अप टू द -40 -50। सो इन मिड विंटर टेम्परेचर आर एज लो एज 40 -40 to -50 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। सो जस्ट रिमेंबर दैट कि जस्ट इमेजिन कि ये टेम्परेचर मतलब कितना कितना कम टेम्परेचर होता है, -40 to -50 degree Celsius. So the tundra climate is characterized by a very low mean annual temperature. Very low mean annual temperature. Summers are relatively warmer. मतलब अगर आप विंटर से कंपैरिजन करोगे तो it is going to be relatively warmer. ठीक है. So normally not more than a 4 months have temperature above the freezing point. जैसे मैंने कहा कि 3 to 4 month maximum इनका 0 डिग्री या थोड़ा सा उससे ज्यादा टेम्परेचर होता है. It's like 4 to 5 degrees Celsius, but not more than that. Okay. So within the Arctic and Antarctic circle, there are weeks of continuous darkness, rotation, and revolution. वो already हमने cover किया एक seasons के time कि जैसे स्प्रिंग का टाइम होगा, मींस समर सॉलिस्टिस होगा, तो तब क्या होगा कि एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स के लिए एक जनरली या फिर कंटिन्यूसली सम ऑफ द पार्ट के लिए हम क्या देखेंगे कि आर्टिक पे सनरेज कंटिन्यूसली, इवन दो इन द नाइट है ना, तो नाइट में भी सन आपको कंटिन्यूसली दिखेगा, बट एट द सेम टाइम अंटार्कटिक में क्या होगा, डे एंड नाइट टाइम दोनों पे भी क्या होगा, नाइट भी जनरली देखेगा, मींस डे एंड नाइट में एंटायरली फॉर द 24 आवर्स। तो ये रोटेशन हमने ऑलरेडी कवर किया है, जब अर्थ का जो एग्जैक्टली रोटेशन अराउंड द सन हो गए इन द इलिप्टिकल पाथ, तो तब क्या क्या सिचुएशन होगी वो ऑलरेडी हमने कवर किया है, ठीक है। सो the ground remains solidly frozen and is inaccessible to plants. Yes, definitely. Frost occur at any time, and blizzards reaching the velocity 130 miles an hour are not infrequent. ठीक है, so blizzards यहाँ पे भी hit होते हैं. The ground remains solidly frozen for all but 4 months inaccessible, and वही 3 to 4 months available होगा. तो blizzard की भी speed यहाँ पे already again थोड़ा repeat हुआ है, ठीक है. In coastal districts where warmer water meets cold land, ये important है, देखो, the thick
fog may develop which last for days. सो कुछ रीजन है स्कैंडिनेवियन के वगैरह कुछ रीजन्स हो गए या ग्रीनलैंड के कुछ रीजन्स है कि जहाँ पे क्या है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, मींस गल्फ स्ट्रीम ही जब आगे जाती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो वही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट थोड़ा हल्का सा वार्मिंग इफेक्ट देगी कहाँ पे, ग्रीनलैंड के कुछ कोस्टल एरियाज एंड स्कैंडिनेवियन के कुछ पार्ट हो गए, तो वहां पे कुछ वार्मिंग इफेक्ट मिलता है। तो बस उतना याद रखो, अगर थोड़ा सा इन डिटेल दिखना ही है तो हम थोड़े से पिछले डायग्राम में जा सकते हैं। देखो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम हमने देखा था, तो यही एक्सटेंड होती है और इसका ही एक ब्रांच कहाँ पे एंटर करता है, यस यहाँ पे आर्टिक में। ठीक है, सो आर्टिक या नॉर्थ सी से भी एक्सटेंड होके यहाँ पे आर्टिक सर्कल तक एक्सटेंड होता है। यहाँ पे जब ये एक्सटेंड होता है तो उसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, मतलब गल्फ स्ट्रीम यहाँ तक एक्सटेंड होती है, तो यही वार्मिंग इफेक्ट, जो भी वार्मिंग इफेक्ट है तो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो दैट वार्मिंग इफेक्ट is given by the North Atlantic drift. So just remember those points. And next is the precipitation is mainly in the form of the snow, and as it takes 10 to 12 inches of snow to make a 1 inch of rain, etc. Then precipitation in polar region generally light and not more than 12 inches in year. ठीक है सर, convectional rainfall is generally absent. convectional rainfall हो ही नहीं सकता because इतना अगर सनरेज ही कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कहाँ से आएगा। ठीक है, सो रेट ऑफ इवेपोरेशन ही नहीं है या इवेपोरेशन ही नहीं लीड कर पा रहा है, सो लैक ऑफ ड्यू टू द लैक ऑफ मॉइस्चर एंड लैक ऑफ क्लाउड्स यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा। ठीक है, मतलब कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल नहीं होगा तो भी वो स्लाइटली फ्रंटल रेनफॉल्स होते हैं। ओके, सो जैसे एवरेज एनुअल टेम्परेचर यहाँ पे अगर देखोगे तो टुंड्रा में देखो ऑलवेज टेम्परेचर क्या दिख रहा है आपको, मैक्सिमम टेम्परेचर टाइम ये 0 डिग्री से कम ही दिख रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से ही कम दिख रहा है। बोरियल में हल्का सा थोड़ा देखा ना हमने कि -20-30 इज पॉसिबल, बट थोड़ा सा मैक्सिमम टाइम क्या है कि बोरियल फॉरेस्ट में टेम्परेचर ज्यादा भी होता है, मींस ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, और ग्रेटर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। और ये कुछ एरियाज है जैसे जैसे आप यहाँ पे बायोम देखोगे या रेन फॉरेस्ट देखोगे एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखो ये पैटर्न, जैसे रेनफॉल इंक्रीज हो रहा है तो वैसे ये ग्राफ इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, मींस बायोडायवर्सिटी ग्राफ होगा या बायोम का ग्राफ होगा, तो बायोडायवर्सिटी विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर और विद द प्रेसिपिटेशन। तो जैसे प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो रहा है देखो वहां पे बायोडायवर्सिटी हाईएस्ट कहाँ पे होगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, सो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट सेकंड नंबर पे आ रहा है, या फिर ट्रॉपिकल सीजनल सवाना भी कुछ रैंक यहाँ पे आ रहे हैं। डेजर्ट पे देखो एकदम कम दिख रही है, इवन दो ऑन दिस लोकेशन इन द 20-30 डिग्रीज के लैटिट्यूड्स के आसपास होने के बावजूद यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में बायोम लेवल कम है। ये एक फैक्टर क्यों है, बिकॉज रेनफॉल ही कम है। रेनफॉल कम है ना, तो रेनफॉल एंड टेम्परेचर दोनों अगर आइडियल हो गए तो देखो ये कौन सी कंडीशन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द बेस्ट लोकेटेड, देन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, देन टेम्परेट सीजनल फॉरेस्ट एंड सवाना क्लाइमेट। सो ये सबसे बेस्ट एरियाज माने जाते हैं। और जैसे टेम्परेचर एडवर्स हो जाता है तो वैसे टुंड्रा है ना, एंड देन डेजर्ट, ऐसे कुछ एरियाज बन जाते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है। देन नेक्स्ट इज द प्रेसिपिटेशन। सो प्रेसिपिटेशन देखो कैसे होगा इन टुंड्रा, अगर देखोगे तो प्रेसिपिटेशन जो भी होता है मींस स्नो इन द फॉर्म ऑफ द स्नोफॉल, सो वो होगा जुलाई अगस्त, एक जून जुलाई अगस्त एंड मैक्स अप टू द सितंबर। ठीक है, सो जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो जो हल्का सा रेनफॉल या स्नोफॉल होगा तो वो कब होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर। अब ये कौन से मंथ है कि जनरली समर सॉलिस्टिस के ही टाइम का आपको ये पीरियड दिख रहा है। ठीक है, सो समर सॉलिस्टिस, जस्ट रिमेंबर दैट समर सॉलिस्टिस में होगा। एंड विंटर सॉलिस्टिस में क्या है कि सबसे कम रेनफॉल होगा यहाँ पे। ओके, सो जस्ट अ सेकंड। ठीक है, सो कहाँ थे हम, हाँ। सो देखो प्रेसिपिटेशन इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ द स्नो एंड स्लीट्स, ऐसे कुछ यहाँ पे रेनफॉल होगा। एंड सेकंड कन्वेक्शनल रेनफॉल इज जनरली एब्सेंट। ओके, सो ये रेनफॉल तो नहीं होगा, हल्का सा हुआ तो भी फ्रंटल टाइप ऑफ रेनफॉल पॉसिबल हुआ तो हो सकता है, बट लाइक नॉट मोर देन लाइक सम ऑफ द इंचेस और mm में अगर हम कंसिडर करेंगे तो बस याद रखो मेजर रेनफॉल यही पीरियड में इनका हो जाएगा। ठीक है, सो जून टू सितंबर। ओके, बाकी सब
रीजन्स में अगर आप देखोगे तो रेनफॉल बहुत ही या ओवरऑल जो स्नोफॉल है वो कम होता है, ठीक है। सो आर्टिक और पोलर क्लाइमेट, नॉर्दर्न कनाडा कहाँ पे एग्जैक्टली वो हमने देखा है। एंड ऑलवेज फ्रीजिंग मॉसेस, हाँ ये यहाँ पे मैक्सिमम क्या लीड हो सकता है, मॉसेस, लाइकेन्स, एल्गे, फंगाई, सो दीज कैन बी ग्रोन बट नॉट लाइक फॉरेस्ट, ओके। सो पेरी ग्लेशियल क्लाइमेट भी इसको कहा जाता है, सम ऑफ द एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है। पेरी ग्लेशियल क्लाइमेट भी ये रीजन्स को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द देखो एबोरिजिन्स ऐसे कुछ है कि कनाडा, इनुइट्स, एल्यूशियंस ऐसे कुछ पार्ट्स है। देन रशिया में चुंगची, बुरियत, बाइकल ऐसे कुछ रीजन्स है। देन नॉर्वे में, फिनलैंड में लैप्स ऐसे कुछ है। इसका एक कंटिन्यूस लिस्ट है, मैं आगे देता हूँ। नोमैडिक हर्डर्स यहाँ के कुछ फीचर्स है, ठीक है। सो वो आगे देखेंगे हम, इसका पूरा चार्ट ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सो अल्टीट्यूड वाइज भी हाईलैंड्स यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, कि जैसे अभी मैंने कहा था आपको कि ताइगा टाइप ऑफ फॉरेस्ट होगा या टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये दोनों टाइप के क्लाइमेट नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन से दिखेंगे, मींस ओनली 60 डिग्री नॉर्थ हम जा रहे हैं या 60 डिग्री साउथ जा रहे हैं, अप टू द 90 डिग्री हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो ताइगा टू टुंड्रा हमको एक ट्रांजिशन दिखेगा। सो नॉट नेसेसरी कि ऐसा हो, बट ये अल्टीट्यूड वाइज भी पॉसिबल होता है, कि जैसे वर्टिकल जोनेशन इन हाईलैंड्स अगर आप देखोगे तो इवन दो यू आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन, कि अगर ट्रॉपिकल रीजन फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल ऑफ द हिमालय, ठीक है। सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पॉसिबल हो सकता है वहां पे उसके फुटहिल्स पे, ओके। देन टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट भी अवेलेबल हो सकता है, देवदार, पाइन वैसे है ना हमारे यहाँ पे शिवालिक में, तो वैसे कुछ फॉरेस्ट वहां पे मिल सकते हैं। देन निडल लिफ फॉरेस्ट भी यहाँ पे हो गए, जैसे आप ऊपर जाओगे। देन टुंड्रा एंड आइस स्नो कैप, की जहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं होगा, दैट इज सियाचिन रीजन, ठीक है। तो सियाचिन में देखो कुछ भी ग्रो नहीं हो पा रहा है, बट उसका थोड़ा सा हल्का सा साउथ में आओगे तो टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट दिखेगा, लेह लद्दाख वगैरह रीजन में। फिर उसके बाद थोड़ा और नीचे आओगे, मीन्स मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय, लिडल लीफ फॉरेस्ट दिखेगा, मिडिल हिमालय कंसिडर करते हैं। एंड और थोड़ा नीचे आते हो तो वैसे ही आपको लोअर अल्टीट्यूड पे आने के बाद टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट दिख जाएगा, दैट इज देवदार हम उसको बोल सकते हैं, या फिर इसमें भी इनके ट्रांजिशन में देवदार यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। सो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड लास्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये हम कुछ एरियाज पकड़ सकते हैं, लाइक मेघालय वगैरह कुछ रीजन से, या फिर आसाम के सदर्न पार्ट्स में। सो ये टाइप का भी फॉरेस्ट आपको दिखेगा। तो ये वर्टिकल जोनेशन भी हो सकता है, मीन्स विद द इंक्रीज इन हाइट, डिक्रीज इन मॉइस्चर, सॉइल लेवल बिकम्स थिनर एंड चेंजेस इन वेजिटेशन पैटर्न, ठीक है। सो ये भी एक फैक्टर होता है। सो टुंड्रा में नेचुरल वेजिटेशन देखते कैसा है, with a growing season of less than 3 months of temperature etc, the warmest month not exceeding 10 degrees celsius, there are no trees in tundra. So just remember that there are no trees in tundra, just ये इसको हाईलाइट ही कर लो, कोई गलती से भी इसको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। such an environment can support only the lowest form of the vegetation like mosses, lichens and sages, ठीक है। सो ये एकदम ग्रास पैटर्न में होते हैं, तो उसको ही ये लीड कर सकते हैं। बाकी रेंडियर्स वगैरह जिसको ईट करते हैं तो मोस्टली वही ये होते हैं कि लाइक स्मॉल मॉसेस वगैरह। सो लोएस्ट फॉर्म ऑफ द वेजिटेशन लाइक मॉसेस, लाइकिन्स एक्सेट्रा आर फाउंड इन द एंड देयर, मतलब मोस्टली वही प्लेसेस पे दिखेगा आपको। देन नेक्स्ट इज द कोस्टल लोलैंड सपोर्ट हार्डी ग्रासेस, में थोड़े से हार्ड ग्रासेस होते हैं वो कोस्टल एरियाज पे आपको दिख जाएंगे। एंड द रेंडियर मॉस व्हिच प्रोवाइड the only pasture for reindeers, okay. So in the brief summer berry bearing bushes and arctic flowers blooms, ऐसे कुछ दिखते हैं वहां पे। then in the summer birds migrate north to prey on the numerous insects which emerge when the snow thaws, okay. So जैसे समर सॉलिस्टिस होगा तो वैसे ये नॉर्थ में जो भी साउथवर्ड शिफ्ट हुए थे डिफरेंट माइग्रेटरी स्पीसीज, तो वो अगेन नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं, ओके। सो मैमल्स लाइक कौन से मैमल्स यहाँ पे मोस्टली दिखेंगे आपको, वुल्फ दिखेंगे या फॉक्स दिखेंगे, मस्क, ऑस, आर्टिक हियर, देन लेमिंग्स ऐसे कुछ यहाँ पे बायोडायवर्सिटी दिख जाएगी आपको। देन पेंगुइन्स लिव ओनली इन द अंटार्कटिक रीजन, सो जस्ट रिमेंबर दैट पेंगुइन्स कहाँ पे मिलते हैं, ओनली इन अंटार्कटिक, नॉट इन आर्टिक, ओके। सो क्लाइमेटिक कंडीशंस अलोंग द कोस्टल लोलैंड्स आर a little more favorable and of some hardy grasses etc, वो ऑलरेडी हमने कवर किया है, so let's skip this, ठीक है। सो पोलर बियर वगैरह ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आपको दिखेगा, इवन दो इन अंटार्कटिक पोलर बियर्स वगैरह आपको दिखेगा। तो मेजर एक्टिविटीज क्या है यहाँ पे, ह्यूमन एक्टिविटीज वो देखते हैं, बिकॉज इतने कम टेम्परेचर में अगर ये लोग देख रहे हैं -40 -50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर, तो एक्जैक्टली क्या एक्टिविटीज है यहाँ पे। तो ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ द टुंड्रा आर लार्जली कन्फाइंड टू द कोस्टल पार्ट,
ओके, सो आर्टिक सर्कल का जो कोस्टल पार्ट होगा तो वहां तक कन्फाइंड है. पीपल लिव इन सेमी नोमैडिक लाइफ. ओके, सो इन ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न कनाडा, अलास्का लिव इन एस्किमोस. उनके घर होते हैं ना एस्किमोस टाइप, हमने स्कूल में भी डिफरेंट बुक्स में आपने देखा होगा. ठीक है, तो एस्किमोस के या इग्लूस के ऐसे कुछ घर होते हैं. ठीक है, so during the winter they live in the compact igloos. So ये विंटर में कहाँ पे इग्लूज में रहते हैं. ठीक है, so their food is derived from the fish seals. ठीक है, fish and seals तो पता होगा ना आपको, seals वगैरह होते हैं, fish seals, walruses and polar bears. Okay, so इनका भी ये hunting करते हैं. तो just remember इस पॉइंट की इनका फूड क्या क्या है. Okay, so nowadays rifles instead of traditional harpoons are used track down the animals. Yes, definitely अभी राइफल्स आ रहे हैं, बिकॉज पहले अलग से उनका हंटिंग चलता था, बट अभी इजीली ये राइफल देखो लेके खड़ा है. ठीक है, तो राइफल्स वगैरह अवेलेबल, तो इजी हंटिंग हुआ है अभी के टाइम में. ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी और देखते हैं कि सेमी नोमैडिक लाइफ वगैरह हमने देखा है. ओके, देन नॉर्दर्न कनाडा आल्सो लिव्स इन द एस्किमोस, ये भी कवर किया हमने. इग्लूस देखे, आइस के होम्स होते हैं इन विंटर्स, एंड पोर्टेबल टेंट्स ऑफ स्कीन व्हेन दे मूव आउट टू हंट इन द समर्स. देखो यहाँ पे ऊपर दिया है मैंने, ऐसे छोटे से ये पोर्टेबल भी घर होते हैं उनके, कि हंटिंग के लिए जब जाते हैं ना तब ये मतलब मोस्टली साथ में लेके जाते हैं. ठीक है, या उसके जो भी इक्विपमेंट्स हो गए. ठीक है, एंड ऐसे ये इनके ट्रैवलिंग होता है कंटिन्यूसली. रेनडियर्स या फिर सम ऑफ द डॉग होते हैं ना जो आइसी एरियाज में डॉग्स होते हैं, तो उनके हेल्प से ये जनरली ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव करते हैं. ठीक है, सो ये के इन यूरेशिया टुंडा लिव अदर नोमैडिक ट्राइब्स वगैरह एक्सेट्रा. देन कुछ नोमैडिक ट्राइब्स देख लो, ये मे बी मैच द करेक्ट स्पेस में यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है. लैप्स इन नॉर्दर्न फिनलैंड एंड स्कैंडिनेविया में. लैप्स ऐसे कुछ आर्टिक क्लाइमेट में ट्राइबल एरियाज है, नोमैडिक ट्राइब्स है. देन सामोयेड्स ऐसे कुछ है, दैट इज इन साइबेरिया फ्रॉम द उरल माउंटेन एंड येनिसी बेसिन. याकुट्स ऐसे कुछ है, याकुट्स इन साइबेरिया, बाइकल माउंटेन एंड लेना रिवर बेसिन. सब माउथ वाले एरियाज है. बाइकल वैसे साउथ से नॉर्थ तक होती है, सो ये नॉर्थ की रीजन में आएगा, मोर टुवर्ड द नॉर्थ. याकुट्स इन साइबेरिया, ये इतना भी याद रखा तो भी चलेगा. देन कोर्युक्स एंड चुकची इन नॉर्थ ईस्ट एशिया. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एशिया, कोर्युक्स एंड चुकची. तो ऐसे कुछ नोमैडिक ट्राइब्स है यहाँ पे, तो प्लीज रिमेम्बर दोस ट्राइब्स. ओके, so in Arctic region once regarded useless and have gradually sprung up because of the discovery of different minerals. So अभी जनरली जैसे मैंने कहा ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, तो अभी क्या क्या मिल रहा है वहाँ पे कौन से मिनरल रिसोर्सेस है, एंड यहाँ पे इंडिया को भी मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए या फिर वैसे उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए. तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, तो क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो पेट्रोलियम है. यस, डेफिनेटली पेट्रोलियम अवेलेबल है. देन नेक्स्ट इज द कोल, भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम मोस्ट ऑफ द कोल इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, सो ये अलास्का में अगर देखा जाए तो गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल के बहुत अच्छे डिपॉजिट्स है, रिसोर्सेज बहुत ही सही है. देन निकेल एंड शेल गैस, जैसे मैंने कहा था आपको, तो यूएसएसआर के कुछ माउथ के पार्ट है डिफरेंट रिवर के, या फिर आर्टिक सर्कल जहां से स्टार्ट होता है वहां पे दिख जाएगा आपको. देन कनाडा में कॉपर एंड लैब्राडोर, मींस लैब्राडोर जो सी का पार्ट है कनाडा का, एकदम नॉर्थ में अगर आप देखो जहां से ये करंट फ्लो होती है, कोल्ड करंट, सो वहां पे आयरन और के डिपॉजिट्स आपको दिख जाएंगे. ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट मिनरल्स इन दिस आर्टिक क्लाइमेट रीजन. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट याद रखो, एटलीस्ट अलास्का एंड कनाडा का तो याद रखो. ठीक है, दैट इज गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए. तो इंडिया कैन एक्सप्लोर दीज ओके दीज मिनरल्स. ओके, सो रिसेंटली देखो एग्जैक्टली रशिया का कुछ पार्ट है, तो रशिया के ये पार्ट्स में आपको दिखेगा. देन फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, तो ये सबको आर्टिक सर्कल लगता है. देखो बेरिंग स्टेट आपको यहाँ पे दिखेगी, तो हम बेरिंग स्टेट से भी ट्रैवल कर सकते हैं. देन उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स की भी कुछ बाउंड्रीज लग रही है. अलास्का का पार्ट है, देन कनाडा का पार्ट है, एंड यहाँ पे अगर देखोगे तो आइसलैंड के कुछ एरियाज है ना. तो यहाँ से हम अगेन ट्रांसपोर्टेशन वगैरह यहाँ से कर सकते हैं. देन नेक्स्ट नॉर्थ सी रूट, नॉर्थन सी रूट है, ये रेड जो शो किया है यहाँ पे. देन ट्रांसपोलर रूट है, नॉर्थ वेस्ट पैसेज है. सो दीज रूट्स हैव टू बी एक्सप्लोर. अगर ये एक्सप्लोर किया गया अगर, तो जापान से अगर आपको यूके को वगैरह अगर ट्रैवल करना है, ठीक है, सो जापान से अगर यूके ट्रैवल कर रहे हैं हम, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजियर, बिकॉज ये बेरिंग स्ट्रेट के और थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाओगे तो जापान लगेगा, है ना. एंड यहाँ पे अगर आप नॉर्वे तक आना चाहते हो
तो जापान से नॉर्वे अगर आना है तो ऐसे बहुत लंबा रूट हो जाता है, बट नॉर्मली अगर देखा जाए, बट इफ यू ओपन या एक्टिवेट करते हैं हम ये ऐसे कुछ रूट्स, तो देखो ये कितना शॉर्ट रूट हो जाता है यहाँ पे अप टू द नॉर्वे। ठीक है, सो ये एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि एक पोटेंशियल एरियाज है कि न्यू सेटलमेंट हैव sprung up because of the discovery of the minerals. Then gold is mined in Alaska, petroleum in Kenai Peninsula. तो आप ये आज लोकेशन देख लो, ठीक है। So just take a screenshot of this. Then मतलब entirely जब आ जाएगा तब, ठीक है। Kenai Peninsula in Alaska, then copper at the Rankin Inlet in Canada. With the declining reserve of iron ore around the Great Lakes, iron ore deposits in Labrador Sea or Labrador area are gaining the importance. ठीक है, because यूएसए के अभी जितने भी ग्रेट लेक के एरिया पे आसपास जो आयरन ओर था, तो उसका परसेंटेज अभी कम हो रहा है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये फोकस करें नॉर्दर्न रीजन्स पे। So new railway lines have been constructed to bring the ores to the Saint Lawrence River. Saint Lawrence मीन्स कनाडा की रिवर है। आप देख लेना वेस्ट में रॉकीज के कुछ पार्ट से यहाँ से निकलती है सेंट लॉरेंस रिवर। ठीक है, सो एक बार जस्ट लोकेशन नहीं आई थिंक सेंट लॉरेंस आई थिंक ग्रेट लेक्स के पास से जाएगी। ठीक है, टूवर्ड द आई थिंक न्यू फाउंडलैंड रीजन। तो एक बार देख लेना बिकॉज आई जस्ट डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द सेंट लॉरेंस। ठीक है, सो रिच डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर एट Kiruna and Gallivare helped the Sweden enjoy the prosperous export trade in iron and steel and other metallurgic products. Because देखो स्वीडन एक्सेट्रा ये कंट्रीज अगर रखोगे तो एक्सट्रीम क्लाइमेट है यहाँ पे। ठीक है, सो थोड़ा सा एक्सट्रीम क्लाइमेट होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे वैसे भी अदर कुछ इतना ग्रो नहीं होता है। सो इनके लिए ऐसे कुछ मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंड होते हैं। ठीक है, सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे अच्छे से डेवलप हुए। सो न्यू पोर्ट्स ऑन द आर्टिक सी बोर्ड of Eurasia has made it possible to ship timber and fur from Siberia, and modern icebreakers make the frozen seas navigable. ठीक है, सो आपने डिफरेंट डिस्कवरी वगैरह देखा होगा, तो उसमें आपको ये अभी शिप्स भी वैसे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। अभी नॉट लाइक टाइटैनिक जैसा नहीं कि कोई आइस कैप आ गया एंड एंटायर बोट अगर सिंक हो गई या शिप सिंक हो गया, ऐसा नहीं है। अभी तो आइस ब्रेकर्स आ रहे हैं। मीन्स क्या होता है कि वो शिप्स के आगे ही ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं कि वो कितनी भी हार्ड आइस हो उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। इसलिए अभी हम ये एक्सप्लोर कर पा रहे हैं ये एरियाज, तो वो आपको देखना है उसमें। ठीक है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको थोड़ा सा आईआर के एंगल से भी पढ़ो आप। ठीक है, आईआर या इकोनॉमिक्स में भी कुछ पार्ट आएगा, तो वो एंगल से प्लीज पढ़ो इसको। ये एरियाज में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इंडिया के लिए या ऑल द कंट्रीज के लिए, जो जो न्यू अपॉर्चुनिटीज इन आर्टिक ओशन या आर्टिक सर्कल, तो उसके रिगार्डिंग अगर पॉसिबल हुआ तो मैं क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा। ठीक है, सो आजकल में इस पे क्वेश्चन आ जाएगा आर्टिक सर्कल रिलेटेड। ठीक है, तो एक अच्छा सा आंसर वहां पे लिखना है एंड इफ पॉसिबल दिस यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। ठीक है, यूएसए जनरली शो करना है, कनाडा, देन उसके बाद रशिया का कुछ पार्ट आएगा, तो वो एक आप शो कर सकते हो। ठीक है, सो उतना एक देख लेना बस वहां पे। ठीक है, so I think we cover all the part of the climatic region. ठीक है, so almost सब हमारा यहाँ पे कवर हुआ है एंड I don't think कि अभी कुछ बचा है कि इतना thoroughly लिया है अपना आपका हुआ है। मतलब from rain forest to the tundra climate, तो every climate हमने कवर किया, every aspect से हमने इसको देखा है। ठीक है, सो आई डोंट थिंक इसमें कुछ बचा होगा अभी। ठीक है, सो मोर देन जीसीलोंग आई थिंक ये अगर आप पीपीटीज अच्छे से या फिर ओवरऑल लेक्चर्स को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर दे हो, तो मुझे लगता है जीसीलोंग मतलब हार्डली अभी आपके रिविजन बहुत ही कम हो जाएंगे। हार्डली एक दो रिविजन में आपको इजीली कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, सो अभी तक जो भी कवर हुआ है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है? यस,